Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 1 of chapter number 18 body fluids and their circulations. ये चैप्टर को भी यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर रखा गया। प्रीवियस चैप्टर आपने डिस्कस किया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें गैस अप टू दी लंग्स और एल्वियोली तक आता है। अब वहां से सेल्स तक लाने के लिए बॉडी की फ्लूइड्स और वो फ्लूइड्स का सर्कुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। So introductory part of this chapter, we know that कि all living cells have to be provided nutrients, oxygen and other essential substances. हर एक सेल्स को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और दूसरे सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है ताकि फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज कर सके, वो एनर्जी। पर जब एनर्जी रिलीज होती है तो साथ साथ में वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस होता है हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज का हेल्दी फंक्शनिंग करना हो, सेल्स का हेल्दी फंक्शनिंग करना हो, देन ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और दूसरे एसेंशियल सब्सटेंसेस सेल को प्रोवाइड करने हैं। हार्मफुल या तो वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे कि CO2 उनको कंटिन्यूअसली रिमूव करना है। सो इट इज देयरफॉर एसेंशियल, क्रूशियल to have an efficient mechanism for movement of the substances to the cells and from the cell। कि एक सिस्टम जो मटेरियल सेल को देगी और दूसरी सिस्टम जो सेल से वो मटेरियल वापस लेगी, ये मैकेनिज्म की हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर। सो हैंस एज अ कैरियर, एज अ मीडिएटर, बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड्स। सो बॉडी फ्लूइड्स क्या करता है, फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर ये बॉडी का फ्लूइड्स मूव करता रहता है। So this flow of body fluids in a specific canal, एक रास्ते से, एक पर्टिकुलरली डिफाइन किए हुए स्पेसिफिक पैसेज से बॉडी का फ्लूइड फ्लो करेगा। दिस इज नॉन एज दी सर्कुलेशंस। ओके, नाउ ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है अलग अलग एनिमल्स की अगर कंपेयर करो, सो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन। तो अलग अलग एनिमल्स के पास सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग होता है। जैसे कि आप एग्जांपल्स ले लो, सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जिस एंड सेलेंट्रेटा। अब ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वाटर को सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग, फ्रॉम देयर एनवायरमेंट थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। स्पॉन्जिस और सेलेंट्रेटा क्या करते हैं, अपने आजू बाजू में जो भी वाटर है वो अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे, अपनी बॉडी से फिर वो वाटर बाहर जाएगा। तो जब ये वाटर बॉडी के अंदर आता है तो एसेंशियल सब्सटेंसेस अंदर आएंगे, और जब ये वाटर बॉडी के बाहर जाएगा तो जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी से बाहर निकलेंगे। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्पॉन्जिस का। तो स्पॉन्जिस के एग्जांपल्स की अगर आप बात करो तो उसमें सराउंडिंग वाटर कॉलर सेल के थ्रू बॉडी की कैविटी में आता है जिसका नाम है स्पॉन्जियोकॉल, और स्पॉन्जियोकॉल में से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू फिर से कहाँ पे चला जाता है, सराउंडिंग वाटर के अंदर। तो जब भी वाटर आता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की बॉडी के अंदर एंट्री होती है, और जब ये वाटर सराउंडिंग एरिया में जाता है तो CO2 और वेस्ट सब्सटेंसेस बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की ओर बढ़ो तो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स होगा, जो फ्लूइड्स पूरी बॉडी में मूव होगा और ये सभी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो उसमें पहला फ्लूइड है ब्लड। सो ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। तो ह्यूमन बॉडी को इंक्लूड कर लो तो हायर ऑर्गेनिजम्स के पास ब्लड एक ऐसा कॉमनली यूज होने वाला फ्लूइड है जो ये पर्पस के लिए ह्यूमन बॉडी यूटिलाइज करती है। दूसरा भी एक फ्लूइड है, अनदर बॉडी फ्लूइड इज कंसिडर्ड एज अ लिम्फ, ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। तो मेजोरिटी कंडीशन में दो ही फ्लूइड आपको याद रखना है, एक तो ब्लड और दूसरा लिम्फ, जिसका काम है बॉडी के अंदर स्पेसिफिक किए हुए कैनाल में घूमता रहना ताकि सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सके। So in this chapter you will learn about the composition and properties of blood and lymph। lymph का दूसरा नाम है tissue fluid। तो blood और lymph या तो tissue fluid का composition क्या है, उनकी properties क्या है,
and mechanism of circulation of blood is also explained herein. तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर कैसे होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, लिम्फ का कंपोजिशन और प्रॉपर्टी क्या है, ये सब हमें ये चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्टेड विद द ब्लड. सो ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. चैप्टर नंबर 7 के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई ब्लड एक टाइप का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज है, जिसके कंपोनेंट की बात करो तो उसका मैट्रिक्स फ्लूइड में होता है, उसके अंदर के कंपोनेंट प्लाज्मा, एंड नंबर 3 फॉर्म्ड एलिमेंट जिसे हम लोग बोल सकते हैं ब्लड के सेल्स. सो ब्लड एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज है जिसके फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंपोनेंट है. सो ब्लड को डिफाइन करना हो, सो ब्लड इज अ रेड कलर्ड body fluid that flows through all the vessels, artery, vein, capillaries. रेड कलर का बॉडी फ्लूइड जो हर एक वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता रहता है एक्सेप्ट लिम्फ वेसल, क्योंकि लिम्फ वेसल के अंदर तो कौन सा लिक्विड होगा, ऑब्वियसली वी नो दैट लिम्फ. ब्लड हर एक सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन जो बॉडी के हैं उनको कनेक्ट करता है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज. मतलब बॉडी के अंदर ब्लड एक्चुअल में अप्रोक्सीमेट कितना होगा, सो ब्लड बॉडी के अंदर हमारे वेट का 8% पार्ट ऑक्यूपाई करके रखता है. सो ब्लड कंस्टिट्यूट अबाउट 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. समझ लो कि भाई कोई पर्सन का वेट 60 किलोग्राम है, तो ये 60 किलोग्राम का 8% वेट किसकी वजह से होगा, ब्लड की वजह से. ओके, नाउ अप्रोक्सीमेट ब्लड का वॉल्यूम ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होगा. सो द ब्लड वॉल्यूम ऑफ एन एवरेज साइज मैन 5 to 6 लीटर एंड एवरेज साइज वुमेन 4 to 5 लीटर. नाउ ब्लड को अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करो तो सबसे पहला पोर्शन आता है ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा का प्रपोर्शन ज़्यादा होने की वजह से उसको सॉल्वेंट के नाम से भी जाना जाता है. सो ब्लड प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर्ड. स्ट्रॉ कलर्ड का मतलब है लाइट येलोविश कलर का एक्स्ट्रा सेल्यूलर विस्कस थोड़ा सा थिक फ्लूइड है. सो प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर्ड लाइट येलोविश कलर्ड का एक्स्ट्रा सेल्यूलर विस्कस स्टिकी फ्लूइड है जो ब्लड का 55% स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है. अब ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट, तो सबसे पहला होता है 90 से लेकर के 92% ऑफ प्लाज्मा इज दी वाटर. तो मेजर पार्ट तो वाटर के थ्रू ही बनता है, और दूसरा प्रोपोर्शन होता है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन. कितना होगा, 6 to 8%. सो 90 to 92% वाटर, 6 to 8% ऑफ प्रोटीन. मेन 3 प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड अल्ब्यूमिन्स. दिस 3 आर द मेजर प्रोटीन्स. अब ये तीनों प्रोटीन के फंक्शंस से पहले आप कंपोजिशन में देखो तो वाटर आपको मैंने बताया 90 से 92% क्या काम करेगा, एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर कैरिंग दी डिफरेंट सब्सटेंसेस. दूसरा आया प्लाज्मा के अंदर दिखने वाला प्रोटीन 6 to 8%, अल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स. अलग अलग प्रोटीन्स के कौन कौन से फंक्शंस, अल्ब्यूमिन आर यूज फॉर द ऑस्मोटिक बैलेंस एंड पीएच बफरिंग. तो बॉडी के अंदर का पीएच मेंटेन करना, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना अल्ब्यूमिन का काम है. फाइब्रिनोजन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, और वी कैन से दैट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. कि ब्लड जब लीक होता है बॉडी से तो उसको रोकने के लिए जो मैकेनिज्म है कोएगुलेशन, क्लोटिंग, वो परफॉर्म करता है फाइब्रिनोजन. एंड नंबर 3 ग्लोब्यूलिन आर यूटिलाइज फॉर द डिफेंस, इम्यूनिटी एंड लिक्विड ट्रांसपोर्ट. तो ये थे प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शंस. अब बाकी के प्रपोर्शन की बात करो, सो प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ मिनरल्स like Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-. So सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट जैसे सोल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस, पीएच का मेंटेनेंस करना, रेगुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी. सो ये सब फंक्शंस और कंपोजिशन था ब्लड प्लाज्मा का. इवन इसके अलावा ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, थोड़े बहुत हार्मोन्स, फूड, गैस, वेस्ट सब्सटेंसेस,
So glucose, amino acid, lipid, hormone, food, gas, waste material are also present in the plasma as they are always in transit in the body. Transit का मतलब है एकदम shorter amount में, एकदम कम अमाउंट में और थोड़े से टाइम के लिए ही रहने वाले सब्सटेंसेस. नाउ जो फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्लड को कोएगुलेट या तो क्लोटिंग करना, तो फाइब्रिनोजन के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है जो ब्लड को कोएगुलेट या तो क्लोटिंग करवाने के लिए काम में आते हैं. सो फैक्टर्स फॉर द कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा बट इन देयर इनएक्टिव फॉर्म. तो जो भी फैक्टर्स ब्लड को क्लॉट या तो कोएगुलेट करने के लिए काम में आते हैं वो फैक्टर्स इनएक्टिव फॉर्म में किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा के अंदर. जब जरूरत पड़ती है इट विल बी एक्टिवेट एंड ब्लड का कोएगुलेशन या तो क्लोटिंग करेगा. सो प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, समझ लो ए क्लोटिंग फैक्टर है, तो प्लाज्मा से वो ए को अगर बात कर दो तो बनने वाले सब्सटेंस को बोला जाता है सीरम. सो सीरम को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर. प्लाज्मा से अगर आप ए को निकाल देते हो तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा? सीरम. और वो सीरम कभी भी कोएगुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने उसके अंदर से क्या रिमूव कर लिया है? क्लोटिंग फैक्टर्स. तो ये ब्लड का 55% कंस्टिट्यूट करने वाला पोर्शन हुआ ब्लड प्लाज्मा. सेकेंड वन इज द फॉर्म्ड एलिमेंट. जो फॉर्म्ड एलिमेंट के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो ब्लड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. सोल्यूट में कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि कितना परसेंट? 45% कंस्टिट्यूशन फॉर्म्ड एलिमेंट के थ्रू होते हैं. नाउ वी नो दैट देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट. तो 3 टाइप्स के अंदर इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. सो इरिथ्रोसाइट, leukocyte and platelets are collectively called as a formed element and they constitute nearly 45% of the blood. तो डिटेल में तीनों सेल्स हमें डिस्कस करने हैं. सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं इरिथ्रोसाइट, दूसरा नाम है आरबीसी, आर द मोस्ट एबेंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन द ब्लड. सो ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स कौन होते हैं? इरिथ्रोसाइट या तो रेड ब्लड सेल. कितना? सो अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड. अब उसके लिए एक स्लाइड आती है स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ. वो स्लाइड की तीनों साइड और तीसरा उसका थिकनेस, तो तीनों का 1 mm. फिर आप लेंथ ले लो, वेथ ले लो या ब्रीथ ले लो, तीनों 1 mm की स्लाइड हो उसके अंदर आप ब्लड को इंसर्ट करो तो उसमें नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के आरबीसी कितने दिखते हैं? 5 to 5.5 मिलियन. ये आपको दिख रहा है आरबीसी का शेप. ना ये आरबीसी जनरली बनते कहाँ हैं? सो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ऑल ऑफ द आरबीसी आर फॉर्म विद इन द रेड बोन मैरो इन दी एडल्ट. तो एडल्ट बॉडी के अंदर रेड बोन मैरो में ये आरबीसी का फॉर्मेशन होगा. नाउ आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, लैक ऑफ न्यूक्लियस. आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा इन द मोस्ट ऑफ मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन द शेप. तो आपको ये शेप दिख रहा है बाइकॉन्केव, या तो कभी कभार राउंड स्पेरिकल फॉर्म में ये आरबीसी हो सकता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है. उसके पीछे का रीजन क्या है तो वो मैं आपको अभी बताता हूं कि भाई आरबीसी के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता. नाउ आरबीसी रेड कलर है किसकी वजह से? सो दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जो प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन. सो आरबीसी के पास रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा जिसका नाम है हीमोग्लोबिन. अब ये हीमोग्लोबिन तो 2 सब्सटेंस आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन. तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीम तो भाई एक आयरन. आयरन किसके फॉर्म में होगा? Fe2 प्लस फेरस के फॉर्म में होगा. हेंस द कलर ऑफ नेम ऑफ द सेल. अब आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होने के पीछे का रीजन, तो जितना न्यूक्लियस का स्पेस है उसमें ज्यादा कौन ऑक्यूपाई हो जाता है? हीमोग्लोबिन. इसकी वजह से आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता.
ना कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। कि बॉडी का 100 ml ब्लड अगर आप निकालो तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए, 12 to 16 ग्राम। नाउ आरबीसी के फंक्शंस की अगर बात करो, सो आप लोगों को पता ही है कि दिस मॉलिक्यूल्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, फिर चाहे वो ऑक्सीजन हो वेदर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो मेन काम है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। लाइफ स्पान अगर देखो तो आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। स्प्लीन तो भाई एक लिम्फ ऑर्गन है, तो 120 दिन की लाइफ स्पान खत्म होने के बाद ये स्प्लीन लिम्फ ऑर्गन के अंदर जा करके डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जाता है, मतलब आरबीसी को डिस्कार्ड करने वाला या तो डिस्ट्रॉय करने वाला एरिया। नाउ आरबीसी के जो नंबर आपको मैंने बताया कि भाई 5 to 5.5 मिलियन है। अब नॉर्मली इतने रहते हैं, पर कभी कभार क्या होता है वो नंबर लिमिट से इंक्रीज भी हो जाते हैं, वो नंबर लिमिट से डिक्रीज भी हो जाते हैं। सो इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी इज कोज डिसऑर्डर्स, डिजीज क्रिएट करता है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर नॉर्मल से उसके नंबर बढ़ जाते हैं, मतलब 5.5 मिलियन से अगर वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो सिचुएशन को बोला जाता है इरिथ्रोसाइटोसिस या तो पॉलीसाइथेमिया, जिसमें आरबीसी के नंबर लिमिट से ज़्यादा हो गए। एंड सिचुएशन नंबर 2, डिक्रीज देन नॉर्मल, नॉर्मल से वो डिक्रीज हो जाते हैं, देन 5 मिलियन से अगर वो कम हो जाता है, देन वो सिचुएशन का नाम है इरिथ्रोसाइटोपेनिया। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 18, ब्लड प्लाज्मा का कंपोजिशन, फंक्शंस एज वेल एज फॉर्म एलिमेंट के अंदर आरबीसी का फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।